संबंध में 12वीं और 10वीं बोर्ड के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉमन है। तो 10वीं और 12वीं की जो पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो इसको ध्यान से देख सकते हैं। और दोनों ही क्लासेस के अंदर एक टॉपिक रहता है केंद्र की सरकार। 10वीं क्लास के अंदर ये पाठ संख्या 6 के अंदर दे रखा है केंद्र की सरकार। जब बात करते हैं केंद्र की सरकार की, तो केंद्र की सरकार का उल्लेख भारत के संविधान के जो भाग हैं उस भाग संख्या 5 के अंदर, भाग संख्या 5 के अंतर्गत केंद्र की सरकार का उल्लेख है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि केंद्र की सरकार को हम अलग अलग भागों के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे संघीय कार्यपालिका की। और जब बात संघीय कार्यपालिका की होती है तो ध्यान रखना संघीय कार्यपालिका का उल्लेख जो है वो आपके अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो चीज़ें पढ़ने को मिलती है, सबसे पहले राष्ट्रपति, इसके अलावा संघीय कार्यपालिका के अंदर ही उपराष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ ही उसकी मंत्री परिषद। ये जो बिंदु है वो आपके संघीय कार्यपालिका के अंदर देखे जाते हैं। और क्योंकि इस सत्र के अंतर्गत 10वीं कक्षा जब वो पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किए गए थे, कुछ सिलेबस का पोर्शन हटाया गया था। तो इस चैप्टर के अंदर से जो संघीय कार्यपालिका का पोर्शन अपन देखते हैं उसमें आपके राष्ट्रपति को पढ़ना है, उपराष्ट्रपति हटा दिया गया है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को आपको पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के पद को लेकर। तो देखिएगा राष्ट्रपति को एक एक लेकर अपन चलेंगे। बिल्कुल उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करनी है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जहां से सवाल बनते हैं ज़रूरी। सबसे पहली चीज है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का जो पद है, मैं आपको एक एक चीज़ बड़ी सावधानी से लिखवा रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। वैसे आपने सभी ने कक्षाओं के अंतर्गत अपने अपने शिक्षकों से पढ़ रखा होगा इसको, फिर भी ज़रा ध्यान दें। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब ध्यान रखना कि अवसद जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 52, 53, 54, 55। तो उसमें आपका ऑप्शन जो रहेगा राष्ट्रपति पद के उल्लेख के लिए वो अनुच्छेद 52 रहेगा। इसके बाद बात करते हैं नीचे और क्या क्या राष्ट्रपति के बारे में देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 53 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका मतलब क्या? इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
अब राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था अपना रखी है वो ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली है। जरा ध्यान दीजिएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली होती क्या है। राष्ट्रपति के संदर्भ में जब संसदात्मक शासन प्रणाली को बढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि संसदात्मक प्रणाली का मतलब आपके यहाँ पे भारत के अंदर दो प्रकार की कार्यपालिकाएं चलती है, एक नाम मात्र की और एक कार्यपालिका होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति की को कहा जाता है। अब इसका मीनिंग ये होता है, और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो आपके होती है प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद। जब बात की जाती है नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो होता है वह संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब यह होता है कि जितने भी काम देश के अंदर होते हैं, चाहे विदेशों के साथ समझौते करने हो या किसी नीति को लागू करना हो या किसी कानून को पारित करना हो, उस पर अंतिम रूप से जो मोहर लगाई जाती है वो राष्ट्रपति के नाम की लगाई जाती है। यानी यह देश का जो शासन है वो शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब यह हो गया कि भले ही देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, लेकिन वास्तव में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग जो होता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन की संसदात्मक प्रणाली आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत कौन सी शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था है। और इस संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या है, दो बिंदु होते हैं, जिसमें से एक बिंदु मैं बता दूं कि एक तो इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होगी। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति की होगी। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और जिसका प्रयोग या तो ये स्वयं करेगा जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जहां से आपके सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, वहां से छोटा भी बन सकता है, एक ऐसे 2 टाइप का लघुतरात्मक प्रश्न भी बन सकता है। और उस लघुतरात्मक प्रश्न की जब बात करते हैं तो वो अनुच्छेद 54 के अंदर आपका वर्णित है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो चुनाव कैसे होगा। अब जनरली अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। ज़रा मैं बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु एक निर्वाचक मंडल होता है। अब इसका मतलब क्या है, जनरली जब अपन सांसदों के चुनाव देखते हैं या विधायकों के चुनाव देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जनता खुद जाती है, अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर मतदान केंद्र पर जाती है, वहाँ पे लाइनों में खड़े होते हैं, अंदर जाते हैं, मशीन में बटन दबाते हैं, वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको जनता सीधे तौर पर नहीं चुनती, उसके लिए एक निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है और यही निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब ध्यान रखना, इस निर्वाचक मंडल का निर्माण कैसे होता है। इस निर्वाचक मंडल में जिनमें नंबर 1 भारतीय संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित
सदस्य, सबसे पहली चीज दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। और इन दोनों ही सदनों के कैसे सदस्य होंगे, ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य। अगर वो आपको ऑप्शन में ऑप्शन पूछता है कि निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं है और वहां पे ऑप्शन दे देगी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या संसद के सभी सदस्य, तीसरा दे दे राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा दे दे उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना आपका ऑप्शन जो उस स्थिति में करेक्ट होगा अगर वो पूछता है कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है, तो उस समय ध्यान रखना कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। और अगर पूछ ले थोड़ा सा डीप जाके, हालांकि इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन अगर फिर भी पूछ ले कि मनोनीत सदस्य शामिल क्यों नहीं होते, तो इसका सीधा सीधा एक आंसर होगा, और वो आंसर होगा क्योंकि मनोनीत सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो मनोनयन राष्ट्रपति ही करता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि चुनावों के अंतर्गत जो व्यक्तिगत निर्णय, उसके निर्णय को, मतदान के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। इसकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि चुनाव जो है निष्पक्ष हो, इसीलिए मनोनीत सदस्यों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। ये चीज का ध्यान रखना। तो एक तो सदस्य ये हो गए कौन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरे टाइप के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उन राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे। अब यहां पे आपके अंदर एक प्रश्न खड़ा होता होगा कि सर विधानसभा के ही क्यों, विधान परिषद के क्यों नहीं। अब विधान परिषद के सदस्यों को शामिल न करने के पीछे कारण ये था क्योंकि भारत के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषदें हैं, सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं। इसी वजह से विधान परिषदों को इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या चुनाव में शामिल नहीं किया गया। केवल और केवल किसको, राज्यों की विधानसभाओं को, और विधानसभाओं में भी कौन, केवल और केवल निर्वाचित सदस्यों को रखा गया। दो टाइप के तो ये हो गए। तीसरा टाइप जो होता है कि सर संघ शासित प्रदेशों का क्या। तो जनरली संघ शासित प्रदेश होते ही इसलिए हैं क्योंकि उनका जो कंट्रोलर होता है वो केंद्र की सरकार होती है, यानी वहाँ संसद द्वारा अधीन जो नियम बनाए जाते हैं वही वहाँ पे लागू होते हैं, वहाँ अलग से विधानसभाएं नहीं होती, इसलिए उनको संघ शासित कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक दिल्ली है और एक है पुदुचेरी, इन दो संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के, इन दो संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनावों में भाग ले सकते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि ये व्यवस्था कब हुई, तो ये व्यवस्था हुई थी, संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, एक संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान रखिएगा, 70वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 के अंदर। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपसे वो ऑप्शनल क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनावों में भाग नहीं लेता, या ये पूछ सकता है कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, नहीं होता तो नहीं, कौन नहीं होता, एक तो मनोनीत सदस्य अगर ऑप्शन में है तो मनोनीत सदस्य चाहे वो विधानसभा के हो चाहे संसद के हो, मनोनीत सदस्य तो इसमें भाग लेंगे नहीं। दूसरा कि दिल्ली और पुदुचेरी के अलावा अगर किसी अन्य संघ शासित प्रदेश का नाम वो दे रहा है तो दिल्ली और पुदुचेरी के अलावा कोई भी संघ शासित प्रदेश दे दे तो उनके भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। क्लियर है।
तो ये आपका राष्ट्रपति का क्या बनता है, एक निर्वाचक मंडल बनता है, और यही निर्वाचक मंडल क्या करता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब तक अपन ने ये सीखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, ये ध्यान रखना। अगर सवाल बन जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के चुनाव हेतु एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। नंबर 1, भारतीय संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, और ये व्यवस्था 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत की गई। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। क्लियर? इसके बाद देखो प्रश्न ये उठता है, अपन ने ये तो जान लिया कि कौन करता है इसका चुनाव। अब सवाल ये उठता है कि इसका चुनाव होता कैसे है। जरा ध्यान दीजिएगा। अगला जो है वो कहता है अनुच्छेद 55 का, और ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी तक बताए जो 2 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे, जो अभी अनुच्छेद 54 बताया था निर्वाचक मंडल से संबंधित, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और एक अनुच्छेद 55 जो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। सीधा पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को स्पष्ट करो, तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 55 के अंदर वर्णित है, ध्यान रखना। सबसे पहला छोटा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से क्या पूछ सकता है। 1 लाइनर क्वेश्चन कैसे आता है कि इसका चुनाव कैसे किया जाता है, वो आपको प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, एक पद्धति के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचक मंडल करता है, जो अभी अपन अनुच्छेद 54 के अंदर पढ़ के आए हैं। 55 के अंदर ये कहता है कैसे होता है, तो उसका उत्तर होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण गुप्त मतदान पद्धति। क्लियर? अगर आपसे सीधा एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी व्यवस्था के तहत, कौन सी प्रणाली के तहत, कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो उसका उत्तर यही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण की गुप्त मतदान पद्धति अपनाई जाती है, इसके अंदर ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं अपन। जनरली देखो क्या होता है, जब चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर हर पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं, जनता से वोट की अपील की जाती है, निश्चित दिन पर मतदान होता है, निश्चित दिन पर मतगणना होती है, और मतगणना के अंतर्गत जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये सामान्य सा चुनाव का प्रोसेस होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिला है उसको क्या कर दिया जाता है, विजेता घोषित कर दिया जाता है। सांसदों के चुनाव में हम देखते हैं, विधायकों के चुनाव के अंदर हम देखते हैं, पार्षदों के चुनाव के अंदर हम देखते हैं, पंचों के चुनाव में अपन देखते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो क्या हो जाता है, उस स्थान से निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है या विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कुछ डिफरेंट तरीके से होता है। उसमें मतगणना का तरीका अलग होता है, मतदान का तरीका अलग होता है। तो उसको ज़रा डिटेल से अपन समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण गुप्त मतदान पद्धति से इसका क्या होगा, चुनाव होगा। अब दूसरी सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखना, इसके चुनाव के अंदर
सबसे पहली चीज जो मतदाता है, अब मतदाता कौन है, यहाँ पे मतदाता से मेरा मतलब कौन, उस निर्वाचक मंडल के सदस्य है। ध्यान रखना, सामान्य जनता से यहाँ मेरा कोई मतलब नहीं है, निर्वाचक मंडल के जो सदस्य अपन ने पढ़े थे वो लोग हैं। तो मतदाता जो है, जनरली लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था होती है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, यानी एक व्यक्ति और जितने उम्मीदवार है उतने वोट, यानी मतदाता तो जो है चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को मत देता है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि मतदान होता कैसे, उसके बाद मतगणना भी बताऊंगा कि मतदान जब होगा उसमें क्या होगा, एक वोटर जाएगा और वो वोटर क्या करेगा, जितने कैंडिडेट हैं उन प्रत्येक कैंडिडेट को क्या करके आएगा, वोट डाल के आएगा, और वोट क्या होगा, अपनी पसंद के उम्मीदवार को। जैसे मान लो, जैसे ये 4 कैंडिडेट हैं A B C D। अब जनरली सामान्य चुनाव जब होते हैं तो मैं गया तो मेरे को भाई एक कैंडिडेट पसंद था, इसको दबा के आ गया बटन और मैं बाहर आ गया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता अंदर जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे A नाम का उसको वरीयता प्रदान करेगा। ध्यान रखना, मतदान भी किसके आधार पर होते हैं, वरीयता के आधार पर। वरीयता के आधार पर ही क्या होगा, मतदान होगा। और वरीयता के आधार पर मतदान का मतलब क्या होगा, जितने कैंडिडेट होंगे उतने के उतने वोट डाले जाएंगे। जैसे उस वोटर का क्या फर्स्ट चॉइस ये थी, सेकंड चॉइस उसने इसको दे दिया, थर्ड चॉइस इसको दे दी, फोर्थ चॉइस इसको दे दी, यानी वो एक वोटर गया और वो चारों को वोट दे के आ गया अपनी पसंद के हिसाब से। क्लियर है। इसके आगे देखो, जब मतदान वरीयता के आधार पर हो रहे हैं तो मतगणना भी वरीयता के आधार पर ही होगी। लेकिन अब यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत क्या किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत एक न्यूनतम कोटा तय किया जाता है। कौन विजयी होगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, इस बात का निर्धारण इस न्यूनतम कोटे से होता है। अर्थात कुल वैध मत बटा निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की संख्या। अब निर्वाचित तो कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। उसमें क्या कर देना, +1 कर देना, और जो एग्जैक्ट आता है इसका डिवाइडेशन करने के बाद उसमें +1 कर देना। जैसे मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे न्यूनतम कोटा कैसे ज्ञात किया जाता है, मान लीजिए जो निर्वाचक मंडल अपन ने तय किया जाता वो सारे वोट डालेंगे। मान लीजिए उनकी टोटल संख्या कितनी है, 100। कुल वैध मत हो जाएंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी की जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके निर्वाचित सदस्य जो हैं, उनके टोटल कैंडिडेट कितने हो जाए, 100। कुल वैध मत हो गए। निर्वाचित होने वाले कितने हैं, 1। उसमें कितना जोड़ना है, 1। तो और उसमें टोटल एग्जैक्ट कितना जोड़ना है, तो 2 हो जाएंगे, 50 हो जाएगा। 50 + 1 कर देंगे 51। यानी अगर उन कैंडिडेट में से किसी को राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए अगर मान लीजिए 100 वोट है तो 100 में से उसको कितने प्राप्त करने हैं, 51 तो ज़रूरी है। अगर 51 से कम है तो भी नहीं, 51 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, 51 आपको मिलना चाहिए। क्लियर। तो ये न्यूनतम कोटे का एक सूत्र जरूर ध्यान रखिएगा, कुल वैध मत बटा निर्वाचित होने वाले सदस्य की संख्या +1 और +1। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने देखा था। अब देखो, मतदान हो गए वरीयता के आधार पर। ये प्रणाली अपनाई थी
न्यूनतम कोटा अपने पास आ गया। अभी तक इसी एग्जाम्पल को लेकर चलना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सांसद के एक मत का मूल्य कितना होता है, एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। अभी तक ध्यान रखिएगा, अभी तक 3 चीज़ हुई है। एक कौन सी प्रणाली के तहत, तो इस प्रणाली के तहत मतदाता कैसे डालता है मतदान होगा वरीयता के आधार पर, यानी जितने उम्मीदवार होंगे उतने वोट वो डाल के आएगा। ठीक है, न्यूनतम कोटा जीतने के लिए न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है, कुल वैध मत बटा निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की संख्या +1 और उसमें +1 करना है। क्लियर हो गई चीज। अब देखिए इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस थोड़ा समझिएगा, कैसे उसमें मत गणना होगी। अब मान लीजिए सबने वोट डाल दिया, वोट डालने के बाद अब चीज़ सामने आती है, ये न्यूनतम कोटे का सूत्र मैं बाद में वापस स्क्रीनशॉट के लिए लिख लूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मत गणना जब होती है कैसे होती है, मैंने अभी आपको कहा कि न्यूनतम कोटा यानी जो 51 है वो उसको कम से कम मिलना चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता भाई। अब देखो मत गणना कैसे होगी, मत गणना भी किसके आधार पर होगी, वरीयता के आधार पर होगी। सीधी सी बात है, जब मतदान वरीयता के आधार पर हुआ है तो मत गणना भी वरीयता के आधार पर होगी। क्लियर। अब देखिए इस प्रोसेस को जरा समझिएगा कैसे होती है। मान लीजिए चुनाव के अंतर्गत 4 उम्मीदवार थे, A, B, C, D। क्लियर। और कुल वैध मत आपके हैं कितने, 100 का आंकड़ा लेके चलते हैं, यानी आपके पास टोटल वोटर्स कितने हैं, 100 है ना। तो 100 मतदाता जाएंगे और वो क्या करके आएंगे, वोट डाल के आएंगे। मान लीजिए, अब देखो मैं मतदान भी समझा देता हूं, उसके बाद मत गणना भी समझ में आ जाएगी। 4 उम्मीदवार थे, क्लियर, 100 वोटर्स हैं। एक गया, मैं गया, मेरे पास चारों विकल्प थे, चारों को वोट डालना है। मैं गया, मैंने कहा कि भाई इसको मेरा सबसे पसंदीदा उम्मीदवार जो है वो A है। क्लियर, मैं इसको नंबर 1 डाल के आ गया। मैंने कहा कि भगवान ना करे कि A नहीं बना तो मेरी सेकंड चॉइस जो होगी वो होगा C। मैंने कहा ये भी नहीं बना तो B। अब मैंने कहा ये भी नहीं है तो फिर मजबूरन इसको तो भाई करना ही करना है, तो D। यानी मैंने क्या किया, जितने उम्मीदवार थे उतने वोट में डाल के आ गया। वरीयता दी है मैंने, क्रमांक दिए हैं सबको, ये फर्स्ट रैंक पे, ये सेकंड रैंक पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। ऐसे करते 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 100 लोग गए, 100 के 100 ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वरीयता दे दी है। मान लीजिए एक और कर देते हैं अपन, मान लीजिए दूसरा कैंडिडेट गया, दूसरे कैंडिडेट ने कहा कि भाई मेरा सबसे पसंदीदा उम्मीदवार जो है वो D है, उसने उसको 1 नंबर दे दिया। ठीक है, उसने कहा कि ये नहीं बने तो मेरा सेकंड नंबर चॉइस ये है, थर्ड नंबर चॉइस ये है और फोर्थ नंबर चॉइस ये है। क्लियर। ऐसे कर, अब भाई साहब देख लो, मैंने तो इसको 1 नंबर दिया था, दूसरा गया उसने चौथा नंबर दे दिया। ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति जाएगा, निर्वाचक जाएगा और अपनी अपनी वरीयता के हिसाब से उसमें क्या लेके आएगा, वरीयता देके आ जाएगा। अब जब बात आई मत गणना की तो वरीयता के आधार पर होगी। अब देखो 4 उम्मीदवार थे, 4 वरीयता मैंने दी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 वरीयता है। सबसे पहले जो मतगणना होगी वो मतगणना होगी प्रथम वरीयता के आधार पर, प्रथम वरीयता के आधार पर। क्लियर। अब जरा इसको समझिएगा, प्रथम वरीयता के आधार पर मतलब क्या। अब जरा ध्यान दीजिए, 100 लोग गए, 100 में से हर एक ने, चारों में से किसी एक को 1 नंबर दिया है। जैसे मैंने इसको दिया था, दूसरा गया इसने इसको दिया था, तीसरा गया होगा इसने इसको दिया होगा, चौथा गया होगा इसने इसको। ऐसे करते करते 100 लोगों ने अपना अपना पहला नंबर का उम्मीदवार किसी ना किसी को देखा होगा। तो उन फर्स्ट पोजीशन के वोटों की गणना मेरे को करनी है। क्लियर। मैंने 100 वोट देखे, 100 मतदाताओं के वोट देखे, 100 में से मेरे को लगा कि भाई ऐसे
पहले मैंने प्रथम वरीयता की थी, तो 100 में से मैंने देखा कि 100 में से 40 कैंडिडेट ऐसे थे, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, कि 40 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हमारा प्रथम विकल्प जो है, प्रथम पसंदीदा उम्मीदवार जो है वो ए है, यानी ए राष्ट्रपति होना चाहिए। यानी मैंने ए चुना था ना, तो मेरे जैसे जैसे 39 लोग और थे जिन्होंने कहा कि भाई हमारी फर्स्ट चॉइस जो है वो कौन है, ए है। क्लियर? उन 100 में से 40 तो फर्स्ट चॉइस इन्होंने इसको चुन लिया। 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं भाई साहब हमारा तो बी फर्स्ट चॉइस है। ठीक है भाई साहब, बी फर्स्ट चॉइस है तो क्या दिक्कत है, क्या कर सकते हैं उसके अंदर। फिर कहा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा लो भाई साहब, 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सी हमारी फर्स्ट चॉइस है। क्लियर? सी हमारी फर्स्ट चॉइस है। और 15 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि डी हमारी क्या है, फर्स्ट चॉइस है। हो गए टोटल 100, 40 प्लस 25 65, 65 प्लस 20 85, 85 प्लस 15 100 वोटर्स हो गए। 100 वोटर्स की फर्स्ट चॉइस अपने पास आ गई। प्रथम वरीयता के आधार पर अपने जब गणना की तो ये सामने आया कि भाई 40 लोगों की पहली पसंद ए है, 25 लोगों की पहली पसंद बी है, 20 लोगों की पहली पसंद सी है, 15 लोगों की पहली पसंद डी है। लेकिन अपना जादुई आंकड़ा क्या था, जब न्यूनतम कोटा निकाला था, न्यूनतम कोटा अपने पास कितना आया था, न्यूनतम कोटा अपने पास आया था 51। क्या इन चारों में से किसी को जादुई आंकड़ा ये 51 प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है। तो अभी तक आपका राष्ट्रपति डिसाइड नहीं है कि इन चारों में से आपका राष्ट्रपति कौन होगा। तो अपन क्या करें, अब देखो फर्स्ट चॉइस से तो निकला नहीं, तो हम कहेंगे कि सेकंड चॉइस, द्वितीय वरीयता के आधार पर गणना होगी। द्वितीय वरीयता के आधार पर गणना। अब द्वितीय वरीयता के आधार पर गणना का मतलब, उससे पहले क्या करना है, ध्यान रखना कि प्रथम वरीयता के अंदर जब आपको राष्ट्रपति प्राप्त नहीं होता, तब इस स्थिति में जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की दौड़ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये भाई साहब डी को 15 ही मिले थे, ये रेस से बाहर। अब ये 15 वोट का क्या ये खारिज होंगे? नहीं होंगे। इन 15 वोट का यूज आएगा। भाई साहब ऐसा है कि इन 15 लोगों ने ये कहा था कि डी मेरी फर्स्ट चॉइस है, लेकिन इन्होंने भगवान से ये भी कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं बना तो मेरी सेकंड चॉइस ये भी है ना। और अपन को कौन सी चॉइस चाहिए भी, सेकंड चॉइस ही चाहिए। तो इन 15 वोटों का हस्तांतरण होगा इन 15 की चॉइस के आधार पर। यानी इन 15 लोगों ने एक नंबर इसको दिया है, तो इन 15 लोगों ने दूसरा नंबर भी तो किसी को दिया होगा। 15 लोगों ने दूसरा नंबर भी तो किसी को दिया होगा। तो उस दूसरे नंबर के आधार पर क्या करना है, उनको डिवाइड कर देना है। इन 15 वोटों को दूसरे नंबर के आधार पर डिवाइड कर देना है। मान लो डिवाइड कैसे, कि 15 लोगों ने पहली चॉइस तो इसको चुनी। अब द्वितीय वरीयता का मतलब यह हुआ कि 15 में से ध्यान रखना, 15 में से 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने किसको वोट दिया था, सेकंड चॉइस किसको ली थी, ए को। तो इसमें प्लस कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है। 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा सेकंड चॉइस बी। ठीक है। और 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा मेरी सेकंड चॉइस कौन, सी। तो द्वितीय वरीयता के आधार पर वोटों का क्या हो गया, हस्तांतरण हो गया है। ध्यान रखना, द्वितीय वरीयता की गणना करने से पहले वोटों का क्या कर दो, हस्तांतरण कर दो। किसके मतों का, जो राष्ट्रपति के चुनाव की रेस से बाहर हो चुका है उसके द्वितीय वरीयता के वोटों का हस्तांतरण कर दिया। तो अब देखो काउंटिंग करेंगे द्वितीय वरीयता के आधार पर। तो काउंटिंग जब की तो ए का हिस्सा जो था उसमें +7 होते ही कितने हो गए, 47। बी का जो था उसमें +3 करने हैं तो उसके पहले 25 थे, अब 28 हो गए। सी की जब काउंटिंग की उसके पहले 20 थे, अब 25 हो गए। लो भाई साहब, लेकिन 51 तो अभी भी नहीं मिल रहा है, करे क्या। तो करना कुछ नहीं है, अब आपको वरीयता आगे लेकर चलनी है। तृतीय वरीयता की गणना,
तृतीय वरीयता की गणना, लेकिन इसमें जाने से, गणना करने से पहले क्या करना है, जिसको सबसे कम है उसको रेस से बाहर। तो सबसे कम कौन दिख रहा है रे, सी, तो सी 25 वाला गया बाहर, 25 वाला बाहर गया। अब ये सेकंड चॉइस थी, अब 25 बाहर जाते ही अब इन वोटों का क्या करना है, इन दोनों के बीच में हस्तांतरण करना है। हस्तांतरण करेंगे तो सामने क्या आएगा, इन 25 में से मान लो अभी तक प्रोबेबली संभावना किसकी थी, ए की थी। अब 25 वोटों का जब हस्तांतरण किया गया, ध्यान से सुनिएगा, 25 वोटों का जब हस्तांतरण किया गया तो उस हस्तांतरण के अंदर सामने ये आया कि 25 में से 20 कैंडिडेट, 25 के 25 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्या कर दिया, बी को अपनी थर्ड चॉइस चुना था और इसको फोर्थ के अंदर डाला होगा, यानी इसको दिया ही नहीं था, तो ये फोर्थ की तो अपन कर ही नहीं रहे। तो जब तृतीय वरीयता की गणना हुई तो उसमें रिजल्ट सामने ये आया कि ए बेचारा 47 पे अटक के रह गया और बी जो था उसमें 28 + 25 करेंगे अपन तो 53 का आंकड़ा आ जाएगा। अब देखो, जब तृतीय वरीयता की गणना कर रहे थे, न्यूनतम कोटा अपने पास 51 है और बी को तृतीय वरीयता की गणना जब कर रहे हैं तो बी आपके 53 मतों के साथ आपका राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, चुन लिया जाएगा। तो इसी को ध्यान रखना, वरीयता के आधार पर गणना कुछ इस तरीके से होती है। एक न्यूनतम कोटा तय होता है, प्रथम वरीयता के आधार पर गणना की जाती है। सामान्य तौर पर आज तक के इतिहास के अंदर केवल और केवल एक बार ऐसा हुआ है जब आपको प्रथम वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति नहीं मिला था, तो आपको द्वितीय वरीयता के आधार पर गणना करनी पड़ी थी और वो थे चौथे राष्ट्रपति वी गिरी, वराह वेंकटरमन गिरी उनका पूरा नाम था। चौथे राष्ट्रपति थे जिनको चुनाव में जीतने के लिए द्वितीय वरीयता के आधार पर गणना करनी पड़ी थी, लेकिन आज तक उनको छोड़ दे तो सारे के सारे राष्ट्रपति आपको प्रथम वरीयता के अंदर ही मिल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेरी प्रयास जो है समझाने का, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमण एक गुप्त मतदान पद्धति जो है, अनुच्छेद 55 जो है, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, मतदाता किस तरीके से वोट डाल के आते हैं, गणना किस प्रकार से होती है, आपको ये समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे दीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आई होगी तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार में अवश्य मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम के अंदर अगर ये सवाल आता है तो 100% आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। इसी आशा के साथ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से काम करेंगे और इन सभी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आपको समय नहीं मिला है तो आप इसको रिवाइज कीजिए, वापस नोटबुक हाथ में लेकर रखिए, इनको पॉज कीजिए, लिखते रहिए। उम्मीद करता हूँ ये कोशिश आपको समझ में आई होगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत उपयोगी साबित होगी। इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।